नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और जैसा कि हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए खुद की नोट्स बनाने की। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी नोट्स बनाइए, एक की फॉर्म में नोट्स बनाइए, क्योंकि यही नोट जो आपकी शॉर्ट नोट्स होगी वही आपके एग्जाम में रिवीजन करने में हेल्प करेगी। क्योंकि देखा जाए पीडीएफ होता है, काफी ढेर सारे उसमें चीजें लिखी रहती हैं, तो जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आप कोशिश करिए अपना जो है नोट जैसा बनाए कि क्या पॉइंट जो है आपके लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, क्या मेन के लिए है, मेंस एग्जाम के लिए, उनको अलग अलग कर दीजिए। इससे आपको जब आप एग्जाम के टाइम बहुत कम समय होता है, बहुत सारी चीजें रिवीजन करनी रहती है, तो वहां पे एक साथ रिवीजन करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। कम समय में चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन कर पाएंगे, इसीलिए कोशिश करिए नोट्स बनाइए। बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी कि वो नोट्स बना रहे हैं, बहुत से बोले कि वो पीडीएफ से पढ़े, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जब भी क्वेश्चंस रीड कर रही हूं तो कोशिश करिए जिन्हें आंसर आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके आंसर दें, जिन्हें नहीं आ रहा है सेशन को ध्यान से देखें। और हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसने प्राप्त किया है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है और ये बुक का नाम है दोगलापन। और इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है अश्नीर ग्रोवर को दिया गया है। आइए बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है विंग्स पब्लिकेशन और इसी के द्वारा इस साल यानी कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। बहुत सारे लेखकों को इस साल जो है उनके प्रशंसित जो कार्यक्रम जो उन्होंने कार्य किया लेखन के क्षेत्र में, इसलिए बहुत सारे लेखकों को इस साल जो है सम्मानित किया गया है गोल्डन बुक अवार्ड से। तो एक तरीके से इन लेखकों का जो पुस्तक थी उनके मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल बनाया गया था। ठीक है, ये साहित्यिक विशेषज्ञों का एक पैनल था और इस पैनल में देखा जाए 3 लोग शामिल हमें दिख रहे हैं। कौन थे? एक डॉक्टर कैलाश पिंजानी थे जो कि अध्यक्ष है भारतीय लेखक संघ के। दूसरी बात करें तो डॉक्टर दीपक पर्वत है जो कि सुपरफास्ट लेखक के संस्थापक है। और तीसरे हैं मुरली सुंदरम जो कि टीएलसी के संस्थापक हैं। ये इस पैनल में शामिल थे और इन्होंने ही जो कि मौलिकता के आधार को रख करके विजेताओं का चयन किया, उनके जो लेखन थे उनका मूल्यांकन किया। बात करें विजेताओं में, जो लगभग यहाँ पे जो है इस अवार्ड के लिए भारत से लगभग 75,000 से अधिक जो है पुस्तकें प्रकाशित हुई थी और नामांकित जो लोग थे उनमें देखा जाए किस तरह की पुस्तक जो थी वो शामिल किया गया था, जैसे कि फिक्शन थी, स्टोरी, नॉन फिक्शंस, जो यहाँ पे कविता, बच्चों की कविताओं, जो किताब सहित बहुत सारे ऐसे साहित्यिक जो है विधाओं का विविध मिश्रण इस पुस्तक में शामिल था। विजेताओं की बात करें तो देखिए कौन कौन से विजेता इसमें शामिल थे। वैसे बहुत सारे लोग थे, हम कुछ विषय जो है विजेताओं की बात करेंगे। अश्नीर ग्रोवर, जेफ किनी, जेके राउलिंग, गोपाल दास, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड भी थे और यहाँ पे नमिता थापर, कमलेश पटेल, गीता पीरामल सहित और भी बहुत सारे जो है लेखक साहित्यकार इसमें शामिल थे। हमने प्रश्न पूछा था कि किससे जो है उनकी पुस्तक दोगलापन के लिए गोल्डन बुक अवार्ड मिला था। तो देखिए अश्नीर ग्रोवर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकी बुक थी। तो इस बुक के लिए इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखिए ऑथर और जो बुक रहती है, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अवार्ड है ये चर्चा में है तो इसमें बुक है, इसका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को करते रहिएगा। बुक, ऑथर, डेज, ये जो है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके के कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जो यहीं से पूछे जाते हैं। डेज एंड थीम्स, बुक एंड ऑथर, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करना जरूरी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की पीएम शेख हसीना ने
जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन के भारतीय एलओसी वित्त पोषित हिस्से का उद्घाटन किया है। तो देखिए, जिन्हें पता होगा कि शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं, वो इस आंसर बहुत आसानी से दे देंगे और इसका करेक्ट आंसर है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और इन्होंने जो कि अभी हाल फिलहाल में एक रेल लाइन पर जो यातायात संचालन शुरू किया है, और ये रेल लाइन जो है ये किसके किसके बीच में, जयदेवपुर और टोंगी के बीच में जो है ये रेल लाइन बिछाई गई थी, जिस पर अभी हाल फिलहाल में यातायात का संचालन शुरू किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा। बात करें, ये जो रेल लाइन बिछाई गई है जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है भारत के द्वारा जो वित्त पोषित किया गया था ऋण। ठीक है, एक रियायती ब्याज दरों पर जो ऋण दिया गया था उसी ऋण के तहत ये वित्त पोषित है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेल लाइन है ये ढाका यानी कि जो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, टोंगी और जयदेवपुर रेल लाइन है, रेल लाइन परियोजना है, और इसी का ये शुरुआती खंड है जिसको हरी झंडी वहां के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाए गए। ठीक है, बात करें जो भारत ने एक तरीके से जो उपलब्ध कराया है रियायती दरों पर ऋण, ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच जो है ये मजबूत और अस्थायी दोस्ती का प्रमाण बनता है। ठीक है, यहाँ पे टोंगी और जयदेवपुर के बीच की जो रेल लाइन है ये ध्यान रखिएगा, ये 11 किलोमीटर लंबी दोहरी लाइन वाले रेल मार्ग से इस खंड पर अधिक संख्या में ट्रेनों का परिचालन भी संभव हो सकेगा। बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लिंक है उनके बारे में बात कर ले। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया गया है बहुत बार। तो देखिए, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, अगरतला भारत और अंखोरा के बीच में रेल लाइन है बांग्लादेश में। वहीं बात करें भारत के राधिकापुर और यहाँ पे बांग्लादेश के बिरोल में है। हल्द्वाड़ी भारत के और यहाँ पे चिल्हाटी बांग्लादेश, ये है रेल लाइन। सिंघाबाद भारत के और रोहनपुर बांग्लादेश के बीच में रेल लाइन है। और यहाँ पे देखा जाए पेट्रोपोल भारत का और बेनापोल जो है ये बांग्लादेश, इनके बीच में जो ये रेल लाइन है। तो ये रेल लाइन जो है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे इनके यहाँ की जो है शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों क्या है, ढाका है, और टका यहाँ की क्या है, करेंसी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटी सैटेलाइट होती है उनको जो है लॉन्च करने वाला ये व्हीकल है। जिस रॉकेट का क्या नाम है, SSLV D2। और इसी सैटेलाइट से जो है कितने जो है इसी के माध्यम से, इस रॉकेट के माध्यम से कितने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने में सफलता प्राप्त किया है इसरो ने दोस्तों। ऑप्शन देख रहे हैं, 6, 5, 4 या फिर 3। करेक्ट आंसर है 3 सैटेलाइट अभी हाल फिलहाल में प्रक्षेपित किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहीं से इसने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि अगर हिंदी में इसे कहें तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D2 नाम ध्यान रखिएगा इस यान का, इस रॉकेट का। और इसी रॉकेट से 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन 3 रॉकेट में कौन कौन से शामिल है। एक तो आपका इसरो का ही सैटेलाइट है जिसका नाम है EOS-7। ठीक है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरा बात किया जाए, चेन्नई की एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है देखिए स्पेस किड्स की सैटेलाइट है जिसका नाम है AJASat-2, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करें अमेरिका कंपनी है, अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष सैटेलाइट है जिसका नाम देखिए क्या है, JANUS। ठीक है, जेनूस 1 शामिल है। तो ये 3 सैटेलाइट है जिनको प्रक्षेपित किया गया है किस रॉकेट से, SSLV D2 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। ये जो प्रक्षेपण है दोस्तों, चूंकि ध्यान रखिएगा लोअर ऑर्बिट में, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो ये देखा जाए, ये जो उपग्रह है वो 37 डिग्री झुकाव के साथ लक्षित कितना, लगभग 450 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। ये देखिए ये अर्थ है और यहाँ से लगभग 450 के बीच की दूरी है इनके बीच में, यहीं पे इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। किसने झुकाव पे, 37 डिग्री झुकाव के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया है।
देखिए एसएसएलवी को जो बनाया गया था इस रॉकेट को, तो ध्यान रखिएगा कि मांग पर प्रक्षेपण यानी कि एक तरीके से कॉमर्शियल यूज को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ठीक है। जिसको जैसे कि अभी हमने देखा कि स्टार्टअप है चेन्नई की, उसने जो है प्रक्षेपित किया, और यहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका की एक कंपनी है, उसने अपना एक सैटेलाइट प्रक्षेपित किया। तो मांग के आधार पे जो प्रक्षेपण हो रहा है उसको ध्यान में रख करके इस सैटेलाइट को बनाया गया, इस रॉकेट को बनाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लगभग पृथ्वी से 4.5 यहाँ पे जो है 500 किलोमीटर तक के जो छोटे उपग्रह होते हैं उन्हीं को प्रक्षेपित करने के लिए इस नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाया गया है एसएसएलवी, ठीक है। तो जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं उनको जो है लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल को बनाया गया है। कितनी दूरी तक? पृथ्वी से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए बनाया गया है। एसएसएलवी देखा जाए जो छोटे उपग्रह होते हैं यानी जो स्मॉल होते हैं, जो मीडिया यहाँ पे माइक्रो होते हैं, या फिर जिनको हम नैनो सैटेलाइट्स होती है, लगभग जिनका भार देखा जाए वो कितना होता है 10 से लेकर के 500 किलोग्राम भार तक वाले जो सैटेलाइट होती है उनको लॉन्च करता है। कहां से कहां तक दोस्तों? तो यहाँ पे 500 किलोमीटर की कक्षा से जो है प्रक्षेपित करता है। लगभग 10 से लेकर के 500 किलोग्राम के जो भार के सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी के 500 किलोमीटर तक के, ठीक है, दूरी पर प्रक्षेपित करने में इस एसएसएलवी को बनाया गया है। मांग पर प्रक्षेपण यान पर, ठीक है, प्रक्षेपण आधार पर इसको बनाया गया है। इसके पहले भी देखिए यहाँ पे एक सैटेलाइट एसएसएलवी को जो है लॉन्च किया गया था, वो असफल थी, लेकिन ये अभी प्रक्षेपित हुई है, सफल है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये जियोग्राफिकल एक तरीके से मैप बेस्ड ये प्रश्न है। तो हाल ही में चर्चा में रही नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किस सागर से होकर के गुजरेगी? तो नॉर्थ स्ट्रीम ये पाइपलाइन है, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सागर से होकर के गुजरेगी। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए ये नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है ये एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर को ध्यान में रखिएगा। और ये जर्मनी, यहाँ पे देखिए ये जर्मनी है और यहाँ पे आप रूस है, और यहाँ के बीच में बाल्टिक सागर के अंदर से होते हुए ये गैस पाइपलाइन गुजर रही है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की बात करें तो देखिए 2 पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2। यहाँ पे देखिए नॉर्थ स्ट्रीम का जो 1 था उसका जो निर्माण किया गया था वो 2011 में, और जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 2012 में। और तब से ध्यान रखिएगा यूरोप में जो है इस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से रूस से प्राकृतिक गैस का क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। ध्यान रखिएगा रूस को जो यूरोप को प्रति वर्ष जो है 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि काफी ठंडा प्रदेश है, वहां को अपने घर को हीट करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जो है प्राकृतिक गैस का, वो नेचुरल गैस का यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से प्राकृतिक गैस का उत्पादन या फिर जो भंडार है वो कहाँ पे है, रूस में है। रूस जो है लगभग जो है बहुत बड़े पैमाने पे बहुत लगभग 40% जो है रूस सप्लाई करता है, किसको, ये यूरोप को करता है नेचुरल गैस, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस काफी बड़ा स्रोत माना जाता है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत बन गया है, ठीक है ये पाइपलाइन। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये बाल्टिक सागर से होकर के गुजरता है, और ये कितना लंबा है, लगभग ध्यान रखिएगा 1224 किलोमीटर लंबा ये गैस पाइपलाइन है। और ये बाल्टिक सागर में ध्यान रखिएगा जर्मनी का एक लुम्बिन नाम है, लुम्बिन शहर है, उसको उत्तर पश्चिमी रूस के बायबोर्ग से जोड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लुम्बिन है, और ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है बायबोर्ग, इसको कनेक्ट कर रहा है दोस्तों कौन, पहला, ठीक है। वही बात करें हम अगर हम दूसरे पाइपलाइन की जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है वो लेनिनग्राद, जो कि कहां पे है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेनिनग्राद, ये जो है लेनिनग्राद रूस का, वो रूस में एक स्थान है उस्तलुगा, ये आप देख सकते हैं उस्तलुगा से ये लुम्बिन तक विस्तृत होता है। ये लुम्बिन है, जर्मनी का लुम्बिन। ये सब लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये एक बार पूरी तरीके से अगर ये चालू हो जाएगा तो इससे लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन जो है इसकी क्षमता है। तो लगभग ये सप्लाई किया जाएगा नेचुरल गैस का लगभग हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, ठीक है। हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं,
देखिए अभी जानते हैं आप रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, 1 साल हो गया लगभग इस युद्ध को होते होते। और सितंबर की बात है, सितंबर 2022 में कहा जाता है कि सितंबर के समय में जो बाल्टिक सागर के भीतर कुछ बमबारी हुई थी, ठीक है, विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये काफी इसको क्षति पहुंची थी, जिसकी वजह से इसमें लगातार जो है गैस का रिसाव हो रहा है। और जो यहाँ के जो भूकंप वैज्ञानी हैं उन्होंने बोला ये जो गैस का रिसाव है उसका कारण क्या है कि बाल्टिक सागर के नीचे जो विस्फोट हुआ था वो इसका कारण है, जिस कारण से ये जो है अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पे जो एक खोजी पत्रकार हैं उनके द्वारा कुछ दावा किया गया है, जिसके वजह से ये बहस और विवाद को इससे जन्म दिया है। और जिस कारण से ये नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है, जो कि नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये चर्चा में आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सागर से होकर के गुजरता है, बाल्टिक सागर से। आप मुझे बताइए बाल्टिक कंट्री किसे कहते हैं, बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है बिजली के संकट के बीच में। इस देश में ना सिर्फ बिजली का संकट और भी बहुत सारे संकट हैं, और इस बीच में वहां पे राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी जो है घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने देखा जब कैपटाउन जो कि कैपिटल है वहां पे एक सालाना बैठक होती है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ नेशन, उसको ये संबोधित कर रहे थे। और संबोधन के दौरान ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है आपदा की स्थिति का ऐलान किया, किस कारण से, यहाँ पे बिजली के संकट के, ठीक है। वर्तमान में देखिए दक्षिण अफ्रीका बहुत सारे संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ बिजली का संकट बल्कि बेरोजगारी, अपराध हिंसा। देखिए बेरोजगारी जब बढ़ती है तो अपराध हिंसा साथ में बढ़ता है, ठीक है। तो अपराध भी वहां बढ़ रहा है, हिंसा भी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। उन सब के बीच में वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। यहाँ बात करें कि वहां पे करीब 10 साल से ऐसा हो रहा है कि जो वहां की बिजली सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में बड़े पैमाने पर लूट खसोट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मची हुई, जिसकी वजह से ये कंपनियां आर्थिक रूप से क्या हो गई, कमजोर हो गई हैं, वो सक्षम नहीं हो पा रही हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में, और जिस कारण से वहां पे बिजली का संकट पैदा हो गया है उस देश में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और जिस कारण से वहां पे जो है राष्ट्रीय आपात लगा है। बात कर ले दोस्तों साउथ अफ्रीका की, तो ये अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसके सबसे दक्षिण में स्थित ये देश है, जिसको आप स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं। इसकी हमें 3 कैपिटल देखने को मिलता है। कैपटाउन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कैपटाउन है ये देखिए यहाँ पे आपको कैपटाउन है जो कि अटलांटिक सागर से लगा हुआ है, ये इसका विधायी कैपिटल है। वहीं पे देखा जाए प्रिटोरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिटोरिया जो कि ये इसका कार्यकारी है, और ब्लूमफोंटेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका न्यायिक जो है राजधानी है। बात करें यहाँ पे जो रांड है यहाँ की ये कैपिटल है, और बात यहाँ मुद्रा है, करेंसी, और जहाँ की राष्ट्रपति जो है वो सिरिल रामाफोसा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने खुला हुआ है फिजिकल मैप। हमने पॉलिटिकल मैप देखा, पॉलिटिकल मैप में एक चीज और देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री जो है इससे अपनी जो है सीमा साझा करती है। देखिए यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ठीक है। और इसके पूरी तरीके से जो है स्वाजीलैंड जो एक देश है ये इससे पूरी तरीके से इसके अंदर ही स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कंट्री आपको यहाँ पे दिखेगा लेसोथो, ठीक है, लेसोथो जो है वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नामीबिया है ना, अभी हम लोगों ने बात किया था नामीबिया से जो चीते लाए जा रहे हैं जो कि कुनु नेशनल पार्क में रखे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से, पहले नामीबिया से आए थे। हम लोगों ने बात किया था नामीबिया से 12 चीते लाए गए थे, ठीक है, माफ करिएगा 8 चीते, जिसमें से 5 क्या थी, मादा थी, 3 नर थे। मादा जो थी उसमें से एक का नाम प्रधानमंत्री जी ने रखा था क्योंकि उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को आए थे, और आशा नाम रखा गया था, ठीक है। और इस बार जो है दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी खेप जो आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा किस पार्क में, कुनु नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है, कुनु नेशनल पार्क, यहाँ पे रखा जा रहा है इन चीतों को। तो ये ध्यान रखिएगा, नामीबिया से पहले आया, फिर साउथ अफ्रीका से। अब बात कर लेते हैं इसके पॉलिटिकल मैप। हमने देखा फिजिकल मैप की, देखिए
यहां से इसके बीच से जो रेखा गुजर रही है दोस्तों, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये आप देखें, ये क्या है, मकर रेखा है जो यहां से गुजर रही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां से तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। देखेंगे आप तो मकर रेखा भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी गुजर रही है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रहा है, देखिए ऑरेंज रिवर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग जो है ये यहाँ पे माउंटेन ड्रैकेनबर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए एक लिम्पोपो रिवर दिख रही है जो कि ये इसकी सहायक रिवर है, ऑरेंज रिवर की। लिम्पोपो रिवर जो है ये ध्यान रखिएगा काटती है किसको दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये रिवर है लिम्पोपो रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, देखिए ये कालाहारी डेजर्ट जो है ये बाउंड्री टच करती है, तो यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका में, जो कि ये आपको देखिए बोत्सवाना हो गया, नामीबिया, यहाँ से लग रहा है ये कालाहारी डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप मुझे दोस्तों ये बताएंगे कि हमने बताया कि लिम्पोपो रिवर जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप मुझे बताइए कि विषुवत भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और साथ ही साथ कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सख्त नकल रोधी कानून लागू हो गया है। भाई नकल कराने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आएगी सरकार, ये लागू कर दिया गया है, ये नियम उत्तराखंड में किया गया है। आइए बात करते हैं, देखा जाए ये जो उत्तराखंड है ये देश में सबसे कठोर नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। तो कोई भी अगर नकल माफिया पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार के द्वारा। वहां के जो यहाँ पे जो राज्यपाल है उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, उन्होंने एक अध्यादेश था जिसको मंजूरी दी है। अध्यादेश का नाम देखिए क्या है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ पे माफ करिएगा, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम अध्यादेश 2003। इस अध्यादेश जो कि 2003 का अध्यादेश है, इसको मंजूरी दे दी गई है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह के द्वारा। और इसमें देखिए इस अध्यादेश में क्या क्या बातें की गई हैं। अगर कोई नकल विरोधी जो है ये कानून जो है, इसके अंतर्गत अगर कोई नकल माफिया होगा जो कि नकल करवा रहा होगा, अगर वो पकड़ा गया तो उससे जुड़े जो है, यानी कि नकल माफिया से जुड़े जो अपराधी होंगे उनको देखिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी ये राशि है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर 10 साल का दंड का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो नकल माफिया जो पकड़े गए तो उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का कड़ा कानून नकल के विरुद्ध, ठीक है, तो लाया गया है। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार फिलहाल में उत्तराखंड सरकार के द्वारा देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। बात कर ले उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देखिए क्या है, देहरादून है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। यहाँ के विधानमंडल देखिए 1 सदनीय है, और यहाँ का जो राज्यसभा की बात की जाए तो 3 सीटें हैं, लोकसभा में इसकी 5 सीटें हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स कह लेते हैं या फिर स्टैटिक्स जीके है उत्तराखंड से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये सन 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ उत्तरांचल के नाम से। ठीक है, उत्तरांचल नाम था। आगे चल करके 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को हुआ। किससे अलग होकर के? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। यहाँ की प्रमुख चोटियां श्रेणियों की बात करें तो देखिए नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंचचूली, बंदरपूछ, गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती गंगोत्री, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। प्रमुख नृत्य, लोक नृत्य की बात किया जाए तो झूमेला, दांडी, छपेली, छोलिया यहाँ के जो है प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य। देखिए जलप्रपात से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ देखिए टाइगर जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मंसियारी प्रताप यहाँ पे प्रपात, और यहाँ पे देखिए भट्टा जलप्रपात, कमेटी जलप्रपात, झर्री पानी जलप्रपात, और भी कुछ है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा उसे मेंशन किया गया। वही देखा जाए यहाँ पे प्रमुख जो जनजातियों की बात किया जाए तो भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू, बुक्सा या भुक्सा, शोका। देखिए जनजातियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम की जनजातियां, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, ये यहाँ से रिलेटेड जो जनजातियां उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में देखा। वही बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और अगला देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है सिचुएटेड, ये देखा जाए तो उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स जीके थे, जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी चलते हुए चले, जो कुछ भी स्टेट न्यूज है उनके इन्हीं सारे बिंदुओं को थोड़ा देखते हुए चलेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तारीख को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो देखिए 11 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 11 फरवरी को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और ये देखा जाए 2015 से इस दिवस को मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसे ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि ध्यान रखिएगा यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ, ठीक है, यूएन वुमेन के द्वारा संयुक्त रूप से इस दिवस को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का? तो जो विज्ञान का क्षेत्र है और जो प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है, उन महिलाओं की भूमिका पे प्रकाश डालना ही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। बात करें इस साल जो है किस इस दिवस की थीम क्या, विषय क्या था, तो देखिए विषय क्या है, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, ठीक है, ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो ये जो है विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखिएगा इस पे ऐसे भी बन सकता है। तो ऐसे से रिलेटेड भी ये एक तरीके से एक टॉपिक है कि महिलाओं की भूमिका विज्ञान के क्षेत्र में और जो है तकनीकी के क्षेत्र में, इस पर प्रकाश डालने संबंधी। तो जब आप कोर्स लिख रहे हो, जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो ये जो है विषय वगैरह लिखिए, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में पॉइंट करिए, थोड़ा सा एक बार कोशिश करिए ऐसे लिखने की। देखिए कोशिश करूंगी कि किसी तरह से आप लोग के थ्रू, मतलब आप लोगों से कनेक्ट हूँ, जिससे कि आप लोग इस तरह की जो अगर जो लोग राइटिंग करते होंगे, प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग कर रहे हो, तो वो लोग मुझे दिखा सके। वर्क यही होगा कि एक बार कोशिश करिए इस पे ऐसे लिखने की। ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक, एक तरीके से ये जो है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की जो है एक तरीके से क्षेत्र में जो प्रकाश डालिए, तो ये जो है लिख सकते हैं, इस पे एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। और इसका ध्यान रखिएगा, विषय जो है डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट में, जो कि अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया गया? अमित शाह जी के द्वारा, अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव या फिर नितिन गडकरी? दोस्तों करेक्ट आंसर इस डी है, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में बात करें। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इन्होंने ध्यान रखिएगा देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, क्या नाम है, स्काई यूटीएम, इसका अनावरण किया है। और ये देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जो ट्रैफिक ड्रोन जो है, जो एयर में जो ट्रैफिक है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। स्काई यूटीएम की बात करें, ध्यान रखिएगा ये एक क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये देखिएगा मानव युक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ साथ जो मानव रहित एयर ट्रैफिक है उनको भी ये एकीकृत करता है। और ये सिस्टम देखा जाए हर घंटे 4000 उड़ान, और प्रतिदिन की बात करें दोस्तों तो 96,000 उड़ानें संभालने में ये सक्षम है। तो ट्रैफिक जो है उसका मैनेज करने में, जो है एयर में जो ट्रैफिक होता है उसको मैनेजमेंट के लिए स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है। और ये देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे पहुंचा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग है, इसमें भारत देखा जाए 55वें स्थान पे पहुंच गया है। बहुत ही लंबी इसने छलांग लगाई है। और ये विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में देखा जाए भारत एक लंबी छलांग लगाई। और पिछले वर्ष भारत जो कि 112वें स्थान पे था, इस साल डायरेक्ट किस पे आ गया,
55वें स्थान पे आ गया। तो बहुत बड़ी ये अपने आप में अचीवमेंट है और रैंकिंग और इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बड़ी छलांग लगाई, काफी ज्यादा सुधार किया है, इसलिए पॉसिबिलिटी है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की बात करें तो इससे समन्वित सत्यापन अभिनय के तहत देश के आंकड़ों के महत्वपूर्ण सुधार है। इन्होंने जो सत्यापन किया है उसमें ये बताया है कि जो आंकड़े हैं उसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के सतत निगरानी दृष्टिकोण के तहत भारत में 9 से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये आप बात करें इसके तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की बात करें तो ये जो है इस कार्यक्रम के तहत सभी अनुबंधित राज्यों का ऑडिट करता है। किस कार्यक्रम के तहत? कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग, उसमें भारत 112वें से डायरेक्ट 55वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ईगल 44 जिसको ओघप 44 के नाम से जानते हैं, किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? ये ध्यान रखिएगा, पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है, किस देश का है? नाम देखिए क्या है, ईगल 44। इजराइल का है, सऊदी अरब का है, ईरान का है या फिर इराक का है? करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो करेक्ट आंसर सी है, ईरान का है ये। और ये ईरान का जो है नाम देखिए क्या है, ईगल 44। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना हवाई अड्डा है। ठीक है, भूमि के नीचे वायुसेना हवाई अड्डा देख सकते हैं आप फोटो पे। ये इसमें बहुत सारी सुविधाओं से ये हवाई अड्डा लैस है। जैसे कि बात करें ये जो एयरबेस है इसमें वायुसेना के सभी प्रकार के लड़ाकू विमान, बम वर्षक, मानव रहित विमानों का संचालन करने में ये क्या है, सक्षम है। ये कई सारी सुविधाएं इसमें लैस है जैसे कि कमांड पोस्ट, फाइटर मेंटेनेंस हैंगर, एयरक्राफ्ट के रख रखाव, मरम्मत की व्यवस्था आदि सुविधाओं से ये लैस है। ठीक है, वहीं हम बात करें इसके बारे में जो अभी देखिए हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो है अमेरिका और इजराइल के बीच में कुछ संयुक्त अभ्यास हुआ था और माना यह जा रहा है कि उसी संयुक्त अभ्यास के जवाब में जो है ईरान ने हवाई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस दौरान किया है, इस हवाई अड्डे का अनावरण किया है। ठीक है, जिस कारण से ये सैन्य हवाई अड्डा एयरबेस का अनावरण किया गया है। उसी के जवाब में कहा जा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए गए ये संयुक्त अभ्यास के जवाब में ऐसा किया जा रहा है कि ये भी अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान भी दिखा रहा है कि ये भी इस क्षेत्र में अपनी शक्ति इसकी काफी ज्यादा मजबूत है। तो एक तरीके से ये इसका प्रदर्शन जो है ये मात्र रहा है। तो ये दोस्तों था। बात कर लेते थोड़ा ईरान के बारे में। देखिए ईरान, आपको ये कैपिटल या ईरान का मैप देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए ईरान की बात किया जाए तो इसके देखा जाए सामुद्रिक सीमा भी है और इसकी क्या है, स्थलीय देशों से भी सीमा साझा होता है। बात करें इसके ईस्ट से कौन कौन से देश लग रहे हैं तो देखा जाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, माफ करिएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की और ईरान। तुर्की तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, तुर्की की भी सीमा ईरान से लगती है। और अगर हम इसकी बात करें किसके सामुद्रिक सीमा की तो कैस्पियन सागर से ये लगता है और साथ ही साथ देखिए पर्शियन गल्फ से भी और गल्फ ऑफ ओमान से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हम ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं, जो कि किसके बीच है, ईरान को ओमान से अलग कर रहा है और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रेट यही होते हैं जल संधियां, यानी कि दो जलों के बीच की संधि, यानी कि दो जलों को जो जोड़े और जो दो भौगोल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भूमि सीमा को अलग करे। तो ये अलग किसको कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान को ओमान से, और गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये जो अगर हम बात करते हैं ईरान, इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, तेहरान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट जो कि डेवलप किया गया है। ग्वादर पोर्ट इसी के 70 किलोमीटर आगे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। इसी के जवाब में भारत ने ईरान में चाहबार पोर्ट को क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ की इसकी कैपिटल है तेहरान। ठीक है, इसकी मुद्रा की बात किया जाए तो ईरानियन रियाल जो है इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो परवेज दावोदी यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैस्पियन सागर से और किन किन देशों की सीमा लगती है। तुर्की को देख लिया, ईरान को देख लिया, अजरबैजान को देख लिया, रशिया को देख लिया। ठीक है, अब आप बता लीजिए थोड़ा सा। देखिए कैस्पियन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर, सागर कहते हैं लेकिन ये झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील। तो ये थोड़ा सा कैस्पियन सागर देख लीजिए। ब्लैक सागर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, काला सागर के बारे में कौन कंट्री थी, ये सारी चीजें रिवीजन करते हुए चलिए। काला सागर जो है, कैस्पियन सागर, ये सबसे लगे हुए देशों की सीमाएं ध्यान रखिएगा। कोई अगर पोर्ट सिटीज से चर्चा में है तो उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया। और नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है किसे? जो अकाबा को चुना गया है। वही बात करें, केनिया लेडीज ओपन 2022, माफ करिएगा 2023 का खिताब जीता है किसने? भारतीय गोल्फर है अदिति अशोक ने जीता है। दवा निर्माता कंपनी है फाइजर लिमिटेड, इसने 5 साल के लिए अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है किसे? मीनाक्षी नेवटिया को किया है। वही बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ा दिया, कितना? 6.50% तक कर दिया है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट आने के आर जो है उसको बढ़ा करके 6.50% कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिस दौरान हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने पूछे। उम्मीद है आप उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और हाँ, कोशिश करिए अपनी शॉर्ट नोट्स खुद बनाने की। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।